हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करके चलेंगे। ओनली उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जहां से एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक नाम की। तो मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टोफर। सेकंड है आम, और आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन, और जो गंगा डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। और यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो गंगा डॉल्फिन है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और गंगा डॉल्फिन इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था सन 2009 के अंदर। नेक्स्ट है बाघ, और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है बरगद, और जो बरगद है इसका नाम है फाइकस बेंगोलिसिस। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, जो कि सन 1972 के अंदर आया। 1972 के अंदर ही हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ। तो ध्यान देना है 1972 के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 के अंदर। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर हुआ, और 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया था स्टॉकहोम स्वीडन में। इस सम्मेलन में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका गठन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या के अंदर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि मनाया जाता है 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस यह पहली बार मनाया गया था 1974 के अंदर, और 1974 के अंदर जब विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था उस समय इसकी अध्यक्षता की थी अमेरिका ने। पहले पर्यावरण दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी कि जब 1974 के अंदर पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उस समय इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, और इसकी अध्यक्षता की थी अमेरिका ने। आगे हम बात करते हैं जितने भी ये विश्व पर्यावरण दिवस है अभी लेटेस्ट के, उनकी मेजबानी किस देश ने की थी और इसकी थीम क्या थी। तो 2018 की यदि बात करें तो 2018 की मेजबानी तो की थी अपने देश भारत ने, और इसकी थीम थी बिट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2019 की मेजबानी की थी चीन ने, और इसकी थीम थी वायु प्रदूषण। यदि हम 2020 की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी तो की थी कोलंबिया ने, और इसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 2021। तो 2021 जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था इसकी मेजबानी की थी पाकिस्तान ने, और इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यह थी 2021 की थीम, जिसकी मेजबानी की थी पाकिस्तान ने। तो ये जितने भी विश्व पर्यावरण दिवस हैं इनकी मेजबानी आपको याद रखनी है। जैसे कि 2018 की मेजबानी की थी भारत ने, 2019 की थी चीन ने, 2020 यह की थी कोलंबिया ने, और 2021 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी पाकिस्तान ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ था 1992 के अंदर, यानी कि 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन। तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, और ये 1992 के अंदर हुआ था। 2012 के अंदर रियो 20 यह पर्यावरण सम्मेलन हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर आया था। ये जितने भी अधिनियम है इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान देना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 के अंदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर।
यह आया था 1973 के अंदर। तो 1973 के अंदर आया था प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व में टाइगर दिवस यह बनाया जाता है 29 जुलाई को। तो ध्यान देना है, विश्व टाइगर दिवस यह बनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रूस के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि 2010 के अंदर यानी 29 जुलाई 2010 को जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रूस के अंदर, ये था क्या? तो 2010 के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, इसमें कहा गया था कि 2022 तक टाइगरों की संख्या को दुगना किया जाएगा। तो ध्यान देना है, 2022 तक टाइगरों की संख्या को दुगना किया जाएगा। यही बात कही गई थी 2010 के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रूस के अंदर, उसमें। नेक्स्ट है कैलाश सांकला। इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कैलाश सांकला को। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर प्रोजेक्ट ये खोला गया था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया था। और यहीं पे एक और करंट की टॉपिक है कि जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसका पुराना नाम तो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जबकि जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसका पहले हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद में इसका नाम चेंज होकर हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जबकि वर्तमान में इसका नाम चेंज होकर हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ध्यान देना है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका नया नाम हो गया है रामगंगा टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता। यह पाई जाती है अमेजोन वर्षा वन के अंदर। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम यह आया था सन 2002 के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, जिसका गठन किया गया था 2003 के अंदर। जैव विविधता का वर्ष यह 2010 को घोषित किया गया। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि जैव विविधता का वर्ष यह किस ईयर को घोषित किया गया, तो यह किया गया है 2010 को। जैव विविधता दिवस यह मनाया जाता है हर साल 22 मई को। भारत में 8% जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है सलीम अली। इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जैसे अभी हमने देखा था कैलाश सांकला, उनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और यदि क्वेश्चन पूछे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सलीम अली को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान देना, साइबेरियन क्रेन इसके लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। डॉक्टर सलीम अली, इन्हीं की कर्म भूमि है केवलादेव। तो ध्यान देना है कि जो सलीम अली थे यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया, इनकी कर्म भूमि है केवलादेव। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको विश्व धरोहर सूची यानी जो यूनेस्को है, इसमें 1985 में शामिल किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है, और यूनेस्को के अंदर टोटल 40 विश्व धरोहर सूचियां हैं। आगे हम तो ध्यान देना है कि जो यूनेस्को है, इसमें है टोटल 40 विश्व धरोहर सूचियां। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। यूनेस्को में शामिल भारत का जो 40वां धरोहर है, जिसको अभी लेटेस्ट में जोड़ा गया था, यह है धोलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है जो यूनेस्को है, इसमें टोटल 40 तो विश्व धरोहर सूची है। अब इस 40 के अंदर 32 तो है सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक है, और 1 है मिश्रित। तो ध्यान देना है, यूनेस्को के अंदर टोटल 40 तो विश्व धरोहर सूची है, और यदि क्वेश्चन पूछे कि इनमें सांस्कृतिक कितनी है, प्राकृतिक कितनी है और मिश्रित कितनी है, तो ध्यान देना है 32 तो है सांस्कृतिक, 7 है इसमें प्राकृतिक, और 1 है मिश्रित। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो ये एक मिश्रित धरोहर है, यह कौन सी है? तो भारत की एकमात्र यूनेस्को में मिश्रित धरोहर साइट है कंचनजंगा,
जो कि सिक्किम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान के अंदर हुआ था। और जो ईरान के अंदर हुआ था रामसर कन्वेंशन, यह संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। रामसर स्थान यह ईरान के अंदर स्थित है और कैस्पियन सागर झील के किनारे स्थित है। यानी कि जो रामसर स्थान है यह ईरान के अंदर कैस्पियन सागर झील के किनारे बसा हुआ है। रामसर कन्वेंशन यह 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर कन्वेंशन 1975 से लागू किया गया। ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन पूछे कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, तो यह तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और यदि पूछे कि रामसर जो कन्वेंशन है इसको लागू कब किया गया था, तो यह किया गया था 1975 के अंदर। आर्द्रभूमि दिवस यह हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को हुआ था रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर। आर्द्रभूमि दिवस इसकी 2021 की थीम है वेटलैंड एंड वाटर। इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड वाटर यह आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम है। पहली आर्द्रभूमि साइट है चिल्का झील। तो ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पहली आर्द्रभूमि साइट कौन सी है, तो यह है चिल्का झील। भारत के अंदर टोटल 46 रामसर साइट है। अब इन 46 के अंदर से जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट है उनको कवर कर आगे हम कवर कर रहे थे। भारत में 46 रामसर साइट है और इन 46 रामसर साइट में हाल ही में जोड़ी गई है 4 नई रामसर साइट। तो ध्यान देना है, पहले तो ये थी 42 रामसर साइट, लेकिन अभी हाल ही में 4 नई रामसर साइट जोड़ दी गई है, जिसके बाद में भारत में टोटल 46 रामसर साइट हो गई। अब ये 4 नई रामसर साइट कौन कौन सी जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। सेकेंड है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। तो हरियाणा की तो 2 रामसर साइट जोड़ी गई है, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक जोड़ी गई है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। और गुजरात की ही एक और रामसर साइट है बंदावन। तो बंदावन यह गुजरात की है। तो ये 4 नई रामसर साइट हाल ही में जोड़ी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख रामसर साइटों की, जहां से एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी रामसर साइट है, कौन सी रामसर साइट नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा के अंदर स्थित है और यह पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील जो कि केरल के अंदर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। यदि क्वेश्चन पूछ ली कि पहली रामसर साइट कौन सी है, तो यह तो हो जाएगी चिल्का झील जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो यह है वेम्बनाड झील जो कि केरल के अंदर स्थित है। सुर सरोवर झील जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है चिल्का झील जिसको अभी हमने कवर किया था, यह ओडिशा के अंदर स्थित है और यह पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट है रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। लोनार झील है महाराष्ट्र के अंदर। तो ध्यान देना है, लोनार झील यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। शोकर झील आर्द्रभूमि जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है और यह थी भारत की 42वीं रामसर साइट। उसके बाद में 4 रामसर साइटें जोड़ी गई थी जो अभी हमने कवर की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में है 2 रामसर साइट, एक तो है सामर झील और एक है केवलादेव नेशनल पार्क। केवर झील जिसे कवरताल झील के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार के अंदर स्थित है। एशियन वेटलैंड जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और एक है कवरताल झील जो कि बिहार के अंदर स्थित है। तो यह थी प्रमुख रामसर साइटें। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जीवाश्म के अध्ययन, इसको कहा जाता है पेलियंटोलॉजी। तो ध्यान देना है, जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है पेलियंटोलॉजी। नेक्स्ट है ओकलवुड जीवाश्म पार्क जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम के अंदर स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्य एवं वन्य जीव इस विषय को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान देना है कि ये जो वन्य एवं वन्य जीव का विषय है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून के अंदर स्थित है। देहरादून यह उत्तराखंड में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यह 1987 से शुरू हुई थी और ये हर 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये कितने वर्ष में जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है 2 वर्ष में एक बार। 2019 में 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट आई थी, जिसमें रिसोर्सेट सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान देना है 2019 में आई थी 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट, जिसमें रिसोर्स सेट सैटेलाइट का प्रयोग किया गया। 16वीं वन रिपोर्ट यह चैंपियन एंड सेट मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 16वीं वन रिपोर्ट यह 2019 के अंदर तो आई थी और यह आधारित थी चैंपियन एंड सेट मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट है कि जो 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट जो कि 2019 में आए थे, इसमें प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है मिजोरम, जिसमें 24.56% क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्ष है। यहीं पे यदि हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कंफ्यूज मत होना, यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह तो है मिजोरम के अंदर। और यदि क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो यह सर्वाधिक मध्य प्रदेश के अंदर। पृथ्वी दिवस यानी कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है, यह मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। और जो इस बार की थीम थी यह थी रिस्टोर ओवर अर्थ। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर। जैव विविधता दिवस यह मनाया जाता है 22 मई को और इसकी थीम है वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। तो ध्यान देना है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। वन्य जीव दिवस यह मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। अम्लीय वर्षा, तो ध्यान देना है अम्लीय वर्षा यह होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, तो ध्यान देना है यह होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा इसको इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन जो है इसका प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण को मापने के लिए। तो ध्यान देना है लाइकेन इसका प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण को मापने के लिए। और लाइकेन जो है यह कवक और शैवाल के मध्य की कड़ी है। मरकरी जिसके कारण होता है मिनीमाता रोग। नेक्स्ट है कैडमियम, और जो कैडमियम है इसके कारण से होता है इटाई इटाई रोग। तो ध्यान देना है मरकरी के कारण तो होता है मिनीमाता रोग, जबकि जो कैडमियम है इसके कारण होता है इटाई इटाई रोग। नाइट्रेट इसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह 1997 के अंदर हुआ था जापान के अंदर। तो 1997 के अंदर जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल और यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल यह 2005 से लागू किया गया। हुआ तो था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से, लेकिन यह लागू किया गया था सन 2005 से।
16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, जिसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो ध्यान देना है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि हुआ था कनाडा के अंदर, और ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर इस दिन मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल समझौता। इस समझौते में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी जो CFC है, इस पर प्रतिबंध किया था, क्योंकि यह ओजोन परत का हास्य करती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। नेक्स्ट है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से। पराबैंगनी किरणों, इनके कारण होता है स्किन कैंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो कि आया था सन 2005 के अंदर। जापान के सेंडाई फ्रेमवर्क का उद्देश्य है आपदा प्रबंधन से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे यदि कि आपदा प्रबंधन का संबंध किससे है, तो यह है जापान के सेंडाई फ्रेमवर्क से। नेक्स्ट है COP26, जिसका संबंध है UNFCCC संस्था से। तो ध्यान देना है, जो COP26 है, इसका संबंध है UNFCCC संस्था से, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। UNFCCC संस्था, इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, यानी जो क्लाइमेट चेंज है, इससे संबंधित है UNFCCC संस्था। UNFCCC संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर, और इसका मुख्यालय है वोन, जर्मन के अंदर। एक इम्पोर्टेंट संस्था है, क्योंकि इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, यानी क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज, इसका संबंध है COP26 से। तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1994 के अंदर, और मुख्यालय है वोन, जर्मनी के अंदर। COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो के अंदर। COP25, इसका आयोजन हुआ था 2019 के अंदर मैड्रिड, स्पेन के अंदर। तो ध्यान देना है, COP25 का आयोजन तो हुआ था मैड्रिड, स्पेन के अंदर, जबकि जो COP26 है, इसका आयोजन किया गया था ग्लासगो के अंदर। और जो COP फर्स्ट हुआ था, इसका आयोजन किया गया था बर्लिन, जर्मनी में। और जो COP फर्स्ट है, जिसका आयोजन बर्लिन, जर्मनी के अंदर हुआ था, ये हुआ था 1995 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। 22 अक्टूबर 2010 को भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, यह घोषित किया गया था हाथी को। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसको हमने शुरू में कवर किया था, यह 2009 के अंदर घोषित किया गया। जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, इसको घोषित किया गया था 22 अक्टूबर 2010 को। हाथी दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, यह है बाघ। 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यह हो जाएगा 2009। तो 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ध्यान देना है, कब किया गया था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, इसको घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 के अंदर। तो यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।